नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में अगले साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होंगे। मतलब अभी तक करीबन 18 महीने का समय है, लेकिन बीजेपी के साथ ही सत्ताधारी कांग्रेस अभी से ही मिशन 2023 में जुट गई है। खासतौर से बीजेपी 2023 के रण को लेकर उन कमियों पर काम कर सियासी समीकरणों को अपने पक्ष में करने का प्रयासरत है, जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता छीनी। सूबे में अपने 1.5 दशक लंबे वनवास को साल 2018 में खत्म किया था। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने न सिर्फ बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया, बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाकर अपनी उस बात को भी साबित किया जिस पे उसने कहा था कि जनता बीजेपी सरकार से त्रस्त थी। खैर, पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए बेकरार है। पिछली बार जो गलतियां हुई उन पर काम कर रही है। प्रदेश के बीजेपी नेताओं के साथ बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी सकी नजर आ रही है। वे लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर बीजेपी नेताओं से मिलने के साथ जनता का मन भी टटोल रही है। और फिलहाल उनका फोकस उन आदिवासी 29 सीटों पर है जिनमें 28 कांग्रेस के खाते में है। लेकिन सवाल यह है कि अकेले ही मैदान में डटी डी पुरंदेश्वरी को क्या इस कवायद में कामयाबी मिलेगी? तो वहीं संगठन को और मजबूती देने में जुटी कांग्रेस 2023 से पहले अपने सभी लक्ष्यों को पूरा कर पाएगी। सवाल यह भी है कि क्या 2018 की तरह ही आदिवासी फिर हाथ के साथ जाएंगे या इस बार तस्वीर बदलेगी? जनता मांगे जवाब में चर्चा इन्हीं बड़े सवालों को लेकर होगी। आज के मुद्दे जनजात की जद्दोजहद। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस ने मिशन 2023 की तैयारियां जमीनी स्तर पर शुरू कर दी हैं। खासकर आदिवासी बहुल सीटों पर जोर आजमाइश लगातार देखी जा रही है। बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी लगातार बस्तर और सरगुजा की आदिवासी सीटों पर फोकस कर रही हैं। हाल ही में बस्तर में 3 दिनों तक उनकी बैठकों का दौर चला, जिसमें प्रदेश के बड़े नेताओं को दरकिनार कर स्थानीय नेताओं पर ज्यादा फोकस किया गया, ताकि कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के माध्यम से जनता की नब्ज को टटोला जा सके। दूसरी ओर कांग्रेस संगठन भी लगातार भूपेश सरकार की योजनाओं और आदिवासी क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों के दम पर आदिवासी सीटों पर अपनी पकड़ बरकरार रखने की कवायद जुटा है। खैर, कामयाबी किसे मिलेगी, कौन कितना मजबूत है, इसे लेकर चर्चा शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी कड़ी कवायद में जुट गई है। दोनों ही प्रमुख दल हर एक समीकरण को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आदिवासी बाहुल्य वाली 29 सीटों पर कब्जा किए बिना किसी भी दल के लिए चुनाव में बहुमत हासिल कर सरकार बनाना मुमकिन नहीं है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 में 29 आदिवासी सीटों में से 26 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जबकि महज 2 सीट बीजेपी और 1 सीट जेसीसी-जे के खाते में गई थी। वहीं सूबे के पहले मुख्यमंत्री और मरवाही विधायक अजीत जोगी और बीजापुर के बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की मौत के बाद हुए उपचुनाव में इन दोनों सीटों पर भी कांग्रेस ने कब्जा कर लिया था। इस तरह प्रदेश की 29 में से 28 आदिवासी सीटें कांग्रेस के पास हैं, जबकि महज 1 सीट रामपुर पर बीजेपी के विधायक ननकी राम कंवर काबिज हैं। 2018 से पहले 2013 के विधानसभा चुनाव में 29 आदिवासी सीटों में से कांग्रेस को 28 पर कामयाबी मिली थी, वहीं 11 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था। 2018 के चुनावी दंगल में कांग्रेस से बड़ी शिकस्त के बाद भारतीय जनता पार्टी अब आदिवासी सीटों पर अपना जनाधार मजबूत करने के लिए लगातार बूथ स्तर पर काम कर रही है। बीजेपी ने प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के नेतृत्व में 1 और 2 सितंबर 2021 को चिंतन शिविर का भी आयोजन किया था। इसके बाद अभी हाल ही में 19 से 21 फरवरी तक दंतेवाड़ा, कोंडागांव के साथ ही कांकेर में स्थानीय नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर डी पुरंदेश्वरी बीजेपी की जमीनी हकीकत से रूबरू हुई हैं। दूसरी ओर कांग्रेस सदस्यता अभियान के बहाने पूरे प्रदेश में संगठन को और मजबूत करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव
और सप्तगिर शंकर उल्का लगातार बस्तर और सरगुजा इलाके का दौरा कर रही हैं। बीजेपी का कहना है कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश को एक नई दिशा दी थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने बीते 3 सालों में जनता के साथ विश्वासघात किया है। बीजेपी को उम्मीद है कि 2023 में बस्तर और सरगुजा की जनता का उसे जरूर आशीर्वाद मिलेगा। लगभग 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा दी, लेकिन लोक लुभावन जनघोषणा पत्र के कारण कांग्रेस सरकार में आई। लेकिन पिछले 3.25 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इधर वार पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है, अगर 15 सालों में रमन सिंह की सरकार ने बस्तर और सरगुजा के विकास के लिए काम किए होते तो बीजेपी को चिंतन शिविर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस ढंग से डी पुंदेश्वरी जी लगातार बस्तर का दौरा कर रही है और वहाँ चिंतन शिविर, मनन शिविर भी करती है, अगर 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार बस्तर के विकास के लिए, सरगुजा के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए चिंतन मनन की होती तो ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। आज कार्यकर्ताओं में निरा हताशा के दौर से गुजर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन जिस तरह से सियासी दल एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं, उससे साफ है कि दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने 2023 के रण को लेकर कमर कस ली है। सबसे पहले उन 29 आदिवासी बाहुल्य सीटों के समीकरण को अपने पक्ष में करने की कोशिश हो रही है, जहां दमदार प्रदर्शन किए बिना सत्ता पर काबिज होना बड़ा मुश्किल है। खैर, जनजाति पर जो जद्दोजहद है, उसमें कौन किसे पीछे छोड़ता है, देखना अहम होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो जनजाति को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो जद्दोजहद है, चलिए उस पर अब चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हैं। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता सेनचंद सुंदरानी जी हैं। सुंदरानी जी, आपका स्वागत है। सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश सचिव विनोद नागवंशी जी हैं। नागवंशी जी, आपका भी स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी। शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। सुंदरानी जी, बड़े लंबे समय बाद दीदार हुए, दिल बाग बाग हो गया, लंबे समय बाद। त्रिपाठी जी, आपसे काफी लंबे समय बाद रूबरू होने का अवसर मिल रहा है, लेकिन बीच में 2-3 बार ऐसा नहीं हो पाए जी। लेकिन मुझे तो जब भी आपके चैनल से बुलावा आता है, मैं हमेशा तत्परता से आ जाता हूँ। देखिए, ऐसा मत कहिए, नहीं, कई बार बुलावा गया है, ये पोल खुल जाएगी, सीधे सीधे चैनल में लाइव हैं आप, कब बुलावा गया है और आप नहीं हाजिर हुए, तो इसलिए नहीं, मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ भाई साहब आपके यहाँ आने। जी जी जी। चलिए, सबसे पहले आप ही से सवाल, क्या बात है कि लगातार आदिवासी जो लोग हैं, हम मत नहीं कहेंगे, आदिवासी मत आपसे दूर होते जा रहे हैं, छिटकते जा रहे हैं। 29 में से 28 कांग्रेस के पास, आपके पास सिर्फ 1, वो भी ऐसे जो आदिवासी बड़े नेता माने जाते हैं, वो किसी तरह से जीत करके वो कामयाबी उन्होंने हासिल की। आपकी लाज थोड़ी बहुत बचाई ननकीराम कंवर जी ने। लेकिन आप अगर पीछे जाएं तो 2013 में भी आप सिर्फ 29 में से 11 सीटों पर जीते थे। उस समय आपको ये मनन करना था कि आखिर हम ये कम क्यों होते जा रहे हैं। इन स्थितियों में अब आप आदिवासी बेल्ट पर, माने बीजेपी आदिवासी बेल्ट पर फोकस कर रही है, आदिवासी सीटों पर फोकस कर रही है, तो क्या कमी आपकी तरफ से रह गई थी, पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, जो आदिवासी मतदाता आपसे बिछुड़ते जा रहे थे, आपसे दूर होते जा रहे थे? नहीं, निश्चित रूप से त्रिपाठी जी, अगर हम 2018 की बात करें तो बहुत बड़ा सेटबैक भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी क्षेत्रों में लगा। लेकिन इसके पूर्व हम लोग 2013 में भी 11 सीटें जीते थे और उसके पहले तो हम बहुत सारी सीटें जीतते रहे। इसीलिए तो मैंने सवाल किया सुंदरानी जी, इसीलिए सवाल किया है। आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ। उन्हीं सीटों पे आपने सरकार बनाई थी और वो धीरे धीरे बिछुड़ते गए। 13 में आपको ये जो आज आप कर रहे हैं, प्रदेश प्रभारी आज आप जो कर रही हैं, वो आपको 14 से चालू कर देना था। नहीं, निश्चित रूप से जब जागे तब सवेरा। हम लोग 2023 की तैयारी में जुट गए। आदरणीय डी पुंदेश्वरी जी और हमारे नितिन नवीन जी लगातार इस दिशा में दौरा कर रहे। शिव प्रकाश जी भी हमारे जो प्रभारी हैं, वह भी उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद पूरा समय छत्तीसगढ़ में ही देंगे। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश उनके प्रभार क्षेत्र में, और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाइयों का न सिर्फ आदिवासी, ST, SC
के अलावा हम सामान्य सीटों पे भी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और 2023 के चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस को हम खदेड़ने में कामयाब होंगे, क्योंकि देखिए जो वादे इन्होंने बढ़ चढ़ कर किए थे आगरणी पार्टी जी। 36 वादे किए थे, गाय की पूंछ पकड़ के किया था, राहुल गांधी जी की उपस्थिति में किया था, लेकिन बमुश्किल 6 वादे भी ये पूरे नहीं कर पाए। तो जनता के मन में आक्रोश है। आज सर्व आदिवासी समाज भी आज अगर आंदोलन पे उतारू है, कहीं न कहीं उनकी भी भावनाओं को पूरा नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। सुंदरानी जी, बीच में मैं माफ करिएगा, मैं बहुत कम ही बीच में टोकता हूं, रोकता हूं। हम सिर्फ आदिवासियों पर केंद्रित हमारी आज ये बहस है। आपने ऐसे कौन से काम किए हैं आदिवासियों के लिए जो आपके पास आदिवासी फिर से आए और कांग्रेस को छोड़ दें? और जो आपने कहा कि 36 वादे किए थे, उसमें आदिवासियों के लिए जो वादे किए थे वो कौन से नहीं किए? देखिए, कोई भी वादा पूरा नहीं किया इन्होंने। और जो भी समस्याएं हैं आज, चाहे नक्सल की समस्या है, नक्सल के कारण आज आदिवासी समाज के लोग मारे जा रहे हैं, कहीं न कहीं नक्सलियों के शिकार हो रहे हैं। तेंदू पत्ता तोड़कों को हम लोग बोनस देते थे, उसके साथ लाभांश का हिस्सा देते थे, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भी ये उठाते थे। ये 4,000 से देने की बात करते हैं प्रति माह में बोरा, तो 4,000 का दे रहे, तो बाकी चीजें लाभांश का हिस्सा नहीं दे रहे, या उनके बच्चों की शिक्षा पे जो हम लोग करते थे सहयोग, वो नहीं कर पा रहे। विकास पूरी तरह से बस्तर में ठप हो गया, बस्तर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में ठप हो गया। हमने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, नक्सली क्षेत्र में स्कूल कॉलेज की व्यवस्था सारी हम लोगों ने की है। सड़कों का जाल भी डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में विकास के काम शुरू हो गए थे। हमारा तो लक्ष्य था पूरी तरह से नक्सल समस्या पे काबू पाने का, 2022 तक नक्सल समस्या से पूरे प्रदेश को मुक्ति देने का। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं बन पाई, कांग्रेस की सरकार बनी। 3.25 साल इस सरकार के निकल गए। देखा जाए तो बस्तर के लिए हो या सरगुजा के लिए हो, इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज असंतोष भड़क रहा है। विकास तो हर व्यक्ति को चाहिए। वो बस्तर के गरीब आदिवासी भोले भाले लोग बस्तर में रहते हैं, उनको भी विकास की आवश्यकता है। सड़कों के जाल बिछाने की आवश्यकता है। रोजगार नहीं दे पाए, रोजगार देने की बात इन्होंने की थी, रोजगार नहीं दे पाए। बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, तो आखिर वो बस्तर के भी नौजवान ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि 10 लाख नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो निश्चित रूप से बस्तर के आदिवासियों को भी मिलेगा, सरगुजा के आदिवासियों को भी मिलेगा। वो काम नहीं हुआ। कृषि के क्षेत्र में ये कहते जरूर है, हमने 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य दिया, कृषि पे आधारित। बस्तर में भी वनोपज के मामले को लेकर ये दावे तो करते हैं, लेकिन वो दावे सब खोखले हैं। जी। इनके सरकारी कर्मचारी इनसे नाराज है। इनको देखा जाए तो आंगनबाड़ी मितानी, कर्मचारियों पे अभी मत जाइए सुंदरानी साहब, निश्चित तौर पे आदिवासियों पे बात कर लें। अब चूंकि आपने कहा है कि इनने जो वादे किए थे आदिवासियों के लिए, उसमें इनने कोई, सुंदरानी साहब जी, इनने कोई काम नहीं किया। मैं पूछ लेता हूं वर्मा जी से कि क्या काम किया है, लेकिन एक उंगली सामने पे उठाओ तो 4 अपनी तरफ आती है। आपने कहा कि सड़कों की जाल बिछाने की आवश्यकता है, आपने कहा वहां और मूलभूत सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा देने की आवश्यकता है। तो 15 साल तो आप रहे, तो सड़कों के जाल क्यों नहीं बिछाया? उन्हें तो अभी 3 ही साल हुए हैं। हमने तो किया 2013 से 2018 की अगर हम बात करें तो हमने उन नक्सली इलाकों में भी विकास पहुंचाने का काम किया और लगातार सुविधाएं देने की बात की और आम आदमी की कसौटी पे खड़े उतरने प्रयास किया। लेकिन इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत ज्यादा बुलावे में रख के इन्होंने काम किया। निश्चित रूप से उसका परिणाम ये हुआ कि बस्तर में हम 1 सीट जीते थे, बाद में उपचुनाव में वह भी सीट नहीं जीत पाए। वही कमोबेश स्थिति सरगुजा की थी। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमारे पास 1 सीट है, लेकिन मैं आपको बता दूं जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी बस्तर और सरगुजा में मेहनत कर रही है और नीचे लेवल तक, बूथ लेवल तक हमारी जो कवायद चल रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बस्तर और सरगुजा के परिणाम भी जिस प्रकार के 2018 में कांग्रेस के लिए आए थे, वे 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए रहे। चलिए, उम्मीद तो दुनिया टिकी है। वर्मा जी, जो भी वादे किए थे आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के हित में,
काम करने के लिए वो कोई भी पूरा नहीं किया, सुंदरानी जी का ऐसा कहना है। उन्होंने सड़कों का जाल, मूलभूत सुविधाओं से लेकर सब कुछ आदिवासी बेल्ट में, आदिवासी क्षेत्रों में देने का प्रयास किया था, कर रहे थे, लेकिन आपके आने के बाद जैसा मुझे उनका तात्पर्य लगा है कि वो अवरोध लग गया है उन सब कामों में। वर्मा जी। त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी करने वाली पार्टी है, ठगने वाली पार्टी है, जुमलों में फंसाने वाली पार्टी है। ये आरोप लगा रहे हैं। खासकर आज की चर्चा त्रिपाठी जी आदिवासी क्षेत्रों पर फोकस है, तो मैं वही की बात करना चाहूंगा। 2018 में जब हमारी सरकार आई, उस समय हमने घोषणा पत्र में वादा किया था तेंदुपत्ते का समर्थन मूल्य 2500 से बढ़ाकर 4000 देने का, वो हमने किया। जो वनोपजों की प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग न केवल प्रोसेसिंग बल्कि वैल्यू एडिशन करके उसकी मार्केटिंग, आज बस्तर का इमली, बस्तर का काजू, बस्तर का अमचूर अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर बिक रहा है। और ये जल जंगल जमीन के अधिकारों से स्थानीय आदिवासियों को बेदखल करने वाले लोहारीगुंडा में सर्वविदित है कि 4200 से एकड़ से अधिक की जमीन इन्होंने बिना उद्योग लगाए बंधक बनाकर रखा था। 1707 किसानों की जमीन भूपेश बघेल सरकार ने निःशुल्क वापस कराया। जगरगुंडा बासागुड़ा राजमार्ग है त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में वो बंद था, जिसे हमने शुरू करवाया। 2000 से अधिक स्कूल नक्सलवाद का डर दिखाकर ये बंद किए थे, जिसको हमने शुरू करवाया। 1900 वेलनेस सेंटर, याद करें सुंदरानी जी खुद भी विधायक थे, महारानी अस्पताल तक में डॉक्टरों की कमी थी, आज प्रत्येक ब्लॉक में भर्ती की सुविधा है, तमाम भर्तियां हो रही है। एनएमडीसी की भर्ती परीक्षा आउटसोर्सिंग, क्योंकि इनका मूल चरित्र था त्रिपाठी जी, ये नागपुर में करवाते थे, हमने दंतेवाड़ा और जगदलपुर में शुरू करवाया। दुर्गा और दंतेश्वरी बटालियन महिला फाइटर्स की हमने शुरू की। स्थानीय भर्तियों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग में 100% भर्ती स्थानीय जिले के मूल निवासियों की हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कुशासन में किए गए वादा खिलाफी को याद करे। प्रत्येक गांव में ग्राम प्रहरी करके 2 युवकों को नौकरी का इन्होंने लालच दिया था, 15 साल ये नहीं किए। इनके द्वारा प्रत्येक आदिवासी परिवार को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय का वादा किया था, 15 साल इनको याद नहीं आया। प्रत्येक आदिवासी परिवार से एक सदस्य को नौकरी का वादा किया था, 15 साल इनको याद नहीं आया। और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल मीडिया में बने रहने के लिए इस प्रकार से अनर्गल आरोप लगाते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है कि कौन सी सरकार है जो वादे पूरे कर रही है। बताए सुंदरानी जी कि 4000 प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ते का हुआ है कि नहीं। और ये लाभांश रोकने की बात करते हैं, ये जो केंद्र सरकार का चरित्र है, ये पत्र है त्रिपाठी जी जो इनके द्वारा जो तेंदुपत्ता संग्राहकों का बीमा होता था उसमें 50% जो अंशदान है केंद्र के द्वारा दिया जाता है। 10 अक्टूबर 2019 का ये पत्र है जिसमें LIC के मंडल प्रबंधक ने स्पष्ट लिखा है कि केंद्र के द्वारा वो राशि रोक दी गई है और उसकी व्यवस्था भी भूपेश बघेल सरकार अपने संसाधनों से कर रही है। तो आदिवासी विरोधी चरित्र, किसान विरोधी चरित्र, महिला विरोधी चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। इसको छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई भी समझ चुके हैं और आम जनता भी। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता नकार चुकी है। जी वन भूमि पट्टे की बात कर रहे थे, 4,38,591 वन भूमि पट्टा, व्यक्तिगत वन भूमि पट्टा त्रिपाठी जी हमारी सरकार ने दिया है विगत 3 साल में। और शहरी क्षेत्रों में भी जगदलपुर जैसे शहर में वन भूमि पट्टा आवंटित करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य पहला राज्य बना है। तो ये गौरव भी छत्तीसगढ़ को हासिल है। सामुदायिक पट्टे 44,553 पट्टे बांटे गए हैं और व्यक्तिगत पट्टे 4,38,591। तो जल जंगल जमीन के अधिकार से वंचित करने वाले भाजपाइयों को छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई पहचान चुके हैं। जी वर्मा जी, सुंदरानी जी से हम पूछ लेंगे कि जो आपने सारा कहा कि आदिवासियों के हित में क्या क्या काम किया है, वो हुए कि नहीं हुए धरातल पे, लेकिन उससे बेहतर काम बीजेपी सरकार ने आदिवासियों के लिए किया या कांग्रेस सरकार कर रही है, विनोद नागवंशी जी बेहतर बताएंगे क्योंकि किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, वो सर्व आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं। नागवंशी जी आपसे जानना चाहूंगा, कौन किसके वादे में दम है, कौन कितना सही वो कह रहा है कि हम असली आदिवासियों के हित में काम कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहा है, आप बेहतर बता सकते हैं नागवंशी जी। राजनीतिक रूप से त्रिपाठी साहब सभी अपने अपने दावा करते हैं और जो विजय होता है वो अपनी बातों को अच्छे से रखने का प्रयास करता है, आंकड़ों में अच्छे दिखाते हैं। लेकिन मैं समाज के नाते ये कहूंगा, एक ने अगर जख्म दिया तो दूसरे ने कुरेदा है। पेशा एक
लंबित 1996 से 15 साल सरकार में नियम नहीं बना सकी। कांग्रेस सरकार का मुख्य मैनिफेस्टो था और कहा तक तत्काल बनाएंगे। 3 साल हो गए आदिवासी समाज जगह जगह धरना प्रदर्शन करते हुए, आज तक नहीं बना। कौन सा पहली बार आदिवासी कर्मचारी, नियम, पहली बार जहां तक मैं जानता हूं, नागवंशी जी कौन सा नियम बताया आपने? पेशा कानून जी, पेशा कानून का नियम आज तक जी लागू नहीं करा पाए। कोशिश बहुत की उसके लिए, मंत्री के साथ, सीएम के साथ कई बार प्रयास किए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। दूसरा, जनजाति कर्मचारी पहली बार विधानसभा घेरने के लिए मैदान पे आए, जो अभी तक हमने सुना नहीं। जी, आदिवासी समाज 19 जुलाई से लगातार धरना और सितंबर में पहली बार रेल रोकने जैसे अभियान किए अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए। जी, रही बात नक्सल का, तो अभी तक बीजेपी काल के बहुत बड़े बड़े जितने भी इनकाउंटर बताया गया था, ताड़मेटला, एडेसमेटा, साकीगुड़ा, सभी की जहां तक रिपोर्ट आई है, जो सुनने न्यूज के माध्यम से मिलती है, लगभग सभी फर्जी पाए गए। इस सरकार का फर्ज था कि वो जो भी हताहत हुए थे उनको राहत दिया जाए। घोषणा होती है, कहां पहुंचती, आज तक पहुंची नहीं। शेड्यूल एरिया में कांकेर, जहां पर आप लागू है चीजें, वहां भी 14 ग्राम पंचायत को आपने सामान्य कर दिया, पता नहीं किस माध्यम से किए। ये लगातार जो होते आ रहा है। पहली बार रेल रोकने के लिए आए, अभी 4 फरवरी को जनजाति कर्मचारी सहित पूरे समाज पदोन्नति पे आरक्षण के मामले में दुर्भावना देखिए कि एक तरफ कोर्ट में आप बोल रहे हैं कि हम क्वांटिफाइड डाटा दिए हैं, जब क्वांटिफाइड डाटा दिए और निर्णय नहीं आया, इस बीच आप प्रमोशन देख के क्या साबित करना चाहते हैं? अगर नीचे के पद का प्रमोशन नहीं होगा तो उस छोटे पद पे ट्राइबल आएंगे कहां से? 32% ट्राइबल है प्रदेश में और उसका आरक्षण रोज जारी है। लेकिन अगर हम दंतेवाड़ा तक जाएं तो कांकेर में 65, आगे 75 और दंतेवाड़ा तक 80% है। अगर उनका पदोन्नति उस अनुपात में नहीं होगा तो वो पद तो हमेशा भरा रहेगा, तो बेरोजगारी की आलम लगातार बढ़ती जाएगी। जी, रही बात, ये जो बात कर रहे हैं 1 ग्रामों का, तो आज भी नगरी जैसे नगरी के 95 ग्राम सहित 1 ग्राम राजस्व घोषित तो किए गए, लेकिन आज उनको ना मंडी का सुविधा है, ना राजस्व ग्राम की किसानों का अधिकार, वो भी लगातार धरना करते आ रहे हैं। ये हमारे कुछ मामले, ये राजस्व 1 ग्राम राजस्व ग्राम जब से प्रदेश बना तब से किसने चला घोषित है। किया? कौन सी सरकार ने 1 ग्रामों को राजस्व ग्राम? कौन सी सरकार? 2013 में कोई घोषणा मैंने देखा था, गजेटियर भूपेश सरकार ने किया या 2013 में गजेटियर घोषित हुआ था, मैंने वही पढ़ा, रमन सरकार ने किया, लेकिन आज तक उनको सुविधा नहीं मिली है। जी जी जी, सलवाजुडू में लगभग 50 से 60 गांव के लोग प्रताड़ित होकर तेलंगाना, आंध्रा में बसे हुए हैं, जिनके साथ आज भी जातियों के आदिवासी वहां बन सकते नहीं। उनको लाने के लिए समाज शुरू से प्रयास कर रहा है, सरकार वादा करती है, लेकिन आज भी उनको अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। जहां भी विस्थापित हुए हैं, मैं गंगरेल डैम की बात करूं जो 1976 में बना है, कांग्रेस के समय बना, कांग्रेस सरकार फिर आ गई, लेकिन आज भी उनके सुविधाओं का सुध नहीं लिया गया। ये जितनी भी विकास की बातें करते हैं सरकारें, आंकड़ों में अच्छा हो सकता है, लेकिन उसका दुष्परिणाम जो आदिवासी समाज को झेलना पड़ता है, उसका स्थिति ये है कि हमारी संख्या लगातार कम होते जा रही है। शिक्षण संस्थाएं लगातार बंद हो गई, एकलव्य विद्यालय बनाया गया, लेकिन स्थिति ऐसा है कि अगर 80 लाख आदिवासी कुछ विद्यालय में कैसे पढ़ा सकते हो? जी जी, बीजेपी गवर्नमेंट ने ट्राइबल शिक्षा को शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया, तो जो विशेष प्रावधान था शिक्षा देने का वो भी खत्म हो गया। आंकड़ों में अच्छा दिखते हैं, लेकिन धरातल में स्थिति ऐसे है कि लगातार नगर पंचायत को रोकने के लिए लोग पैदल बस्तर से आए रायपुर तक, डोंडी से पैदल आए रायपुर तक। अभी अंतागढ़ में जोड़ने के लिए, मतलब आज सरकार में आदिवासी समाज के 30 विधायक हैं, 5 मंत्री हैं, लेकिन किसी को बोलने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है तो सरकार जाने। लेकिन हम आवेदन कर करके थक गए। आज अंतागढ़ से 2000 लोग पैदल पैदल रायपुर आ रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। स्थिति इतनी नाजुक है। मतलब आपका नागवंशी जी कहना है कि वर्मा जी ने जो गिनाया है रोकने के लिए जो कांग्रेस ने दावा किया था, पट्टा दिया, नागवंशी जी से लोग पैदल आ रहे हैं रायपुर। नागवंशी जी, वर्मा जी ने बताया कि कितने पट्टे दिए गए हैं, जो वनोपज का जो मूल्य दिया जा रहा है वो सब गलत उन्होंने गिनाया है क्या? 4000 रुपए पर क्विंटल। त्रिपाठी साहब, आंकड़ों में बीजेपी ने भी दावा किया था कि सबसे ज्यादा पट्टा बांटा और आंकड़ा था भी, लेकिन उसके बाद आऊंगा आपके पास, नाम आ गया कि उनके आंकड़े कितने फेल थे। जी चलिए नागवंशी जी आपके पास फिर आऊंगा। आंकड़े कितने फेल थे वो चुनाव में दिख गया।
जी नागवंशी जी आऊंगा एक बार फिर से। शर्मा जी, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी आदिवासी बेल्ट से ही जाती है। शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा शर्मा जी से कुछ। आभार जी। नागवंशी जी, अपनी बात पूरी करिए। जो पट्टों की बात कर रहे थे, बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत सारा पट्टा बांटने का दावा किया, कांग्रेस गवर्नमेंट दावा कर रहे हैं, तो इतने जो पट्टे बट रहे हैं उसके बाद भी आदिवासी समाज के लोग आज भी बेघर हैं। कई बार पेपरों में आता है कि उनका मकान नहीं है, और आज भी आप सभी क्षेत्र में चले जाए, सामुदायिक वन पट्टा देने का जो प्रक्रिया है, एफआरए का जो प्रक्रिया, आज भी बहुत सारे प्रकरण लंबित पड़े हैं। अगर इनके आंकड़े देखा जाए तो आदिवासी समाज जितने हैं उनसे ज्यादा इनके आंकड़े आते हैं। तो आंकड़े आते कहां से हैं? विकास की जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है, वो करते होंगे आंकड़ों में, लेकिन वास्तव में धरातल तक पहुंच नहीं पाती। आदिवासी समाज आज भी हतोत्साहित और बड़े आत्मग्लानि है कि सरकारें बदलती हैं, हमारी समस्या लगातार बढ़ते जाती है। चलिए, और अगर आंकड़े की बात करूं, नागवंशी जी 2018 को आठा गांव के मैदान में जिस समय समाज ने आंदोलन किया, उसमें बैठे हुए 15 सामाजिक नेता जो कांग्रेस में आज विधायक और मंत्री हैं, लेकिन आज वो भी एक बात नहीं उठा पा रहे हैं। सरकारें अपनी बातें करती हुई, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आदिवासी समाज से जुड़े जो विधायक और मंत्री हैं वो क्यों नहीं उठा रहे हैं? 14 मार्च को नागवंशी जी, आदिवासी समाज से जुड़े जो हम हतोहत होके, अरे नागवंशी जी, सवाल तो सुन लीजिए, जो आपके आदिवासी समाज से ही जुड़े जो विधायक मंत्री वो क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसमें तो समाज की कहीं न कहीं गलती है। हम आपके पास आएंगे। शर्मा जी, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी अगर जाती है तो आदिवासी क्षेत्र से ही जाती है। 29 सीटें अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब ऐसे में सिर्फ 15-16 सीटें और हो जाए तो वो सरकार बन जाती है। बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों ही इसमें फोकस करेंगे। लेकिन जो अभी रिजल्ट सामने है, तो मैंने सुंदरानी से भी सवाल किया था कि 2013 में ये आपको इशारा हो गया था कि आदिवासी समाज आपसे धीरे धीरे कट रहा है, आदिवासी मतदाता आपकी सरकार को बहुत पसंद नहीं कर रहे हैं, और उसका परिणाम 2018 में एकदम सामने, स्पष्ट सामने को देखने मिला। अब दावे अपने अपने हैं। नागवंशी जी की वास्तविकता जो उन्होंने बयान की है वो अपनी है। क्या लगता है आपको कि बीजेपी कम बैक कर पाएगी जिस तरह से भूपेश सरकार जो काम कर रही है? वर्मा जी ने जो गिना है, देखिए, कोशिशें तो राज्य सत्ता में आने की सभी करते हैं, बीजेपी भी करेगी और पूरा प्रयास करेगी, पूरा दम लगाएगी जी। और जहां तक प्रश्न है कि रमन सरकार ने आदिवासियों के लिए कुछ किया क्या, या वर्तमान सरकार कुछ कर रही है क्या जी, ये जो प्रश्न खड़ा हो रहा है जी, उसमें बड़ी साफ बात है। आदिवासियों के लिए रमन सिंह ने भी बहुत कुछ किया है। वर्तमान सरकार तो फिर ग्रामीण आधारित योजनाएं ही दे रही है। स्पष्ट है कि आदिवासी भी इसमें शामिल है। तो ये आलोचना का विषय नहीं है कोई भी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की कमी महसूस होती है। और उसी के कारण जो है आज मर्म की बात जो है नागवंशी जी ने अपनी कही है, एक लाइन में पूरी बात कह दी उन्होंने कि एक ने जख्म दिया तो दूसरे ने कुरेदा। तो एक जख्म देने वाली भाजपा, दूसरा कुरेदने वाली कांग्रेस। लेकिन उसका अर्थ ये है, ये नहीं है कि कुछ भी नहीं कर रही है सरकारें। अर्थ ये है कि ये योजनाएं तो बन रही हैं, योजनाएं सटीक बन रही हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं आदिवासी जो है वो नाराज हैं। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने केंद्रित करके कहा है कि पेशा कानून लागू नहीं कर पा रहे। ये मैं भी देख रहा हूँ, मेरे पत्रकारिता के काल में मैं 30-35 साल से इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि 5वीं अनुसूची की, 6वीं अनुसूची की बातें होती हैं, फिर पेशा कानून पर आके बात अटकती है। पेशा कानून में इतना समाधान है आदिवासी समाज का कि वो समाज अपने हित के लिए खुद निर्णय लेकर के पेशा कानून के माध्यम से अपना भला कर सकती है। ये पेशा कानून में सरकार के बहुत सारे अधिकार जो होते हैं वहां की पंचायतों के हाथ में, समाज के हाथ में चला जाएगा। तो ये क्यों लागू नहीं किया जा पा रहा है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। ये मध्य प्रदेश के दौर से देख रहा हूँ, पेशा कानून, लेकिन पेशा कानून लागू करने में कोई सरकार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा पा रही है। वर्तमान सरकार ने भी 2-3 बार कहा कि पेशा कानून हम लागू करेंगे, मामला बहुत कुछ हाथ में आ जाएगा जनता के। लेकिन कांग्रेस सरकार ने एक प्रयास जरूर किया जिसको आप कह सकते हैं कि एक अच्छा प्रयास है। विकास प्राधिकरणों के माध्यम से मध्यम क्षेत्र विकास प्राधिकरण भी उन्होंने बनाया,
सरगुजा और बस्तर विकास क्षेत्र प्राधिकरण तो पहले से था, लेकिन उसमें अध्यक्ष के रूप में जो है आदिवासी समाज के ही विधायकों को, व्यक्तियों को जो है उन्होंने नियुक्ति दी है। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। मुख्यमंत्री रमन सिंह रहे या भूपेश बघेल रहे, तो आदिवासी समाज के लोग उपाध्यक्ष हुआ करते थे। इसलिए जो है अध्यक्ष के तौर पर स्वयं अपने समाज के प्रति कुछ अच्छी बातें हो पाएंगी, लेकिन इतना प्रभावशाली नहीं है। क्योंकि आज भी देखिए ना, सरगुजा से, डोंडी से, अभी नागवंशी जी ने बताया, सही है, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पैदल लोग जो है आदिवासी आकर के और मुख्यमंत्री से नहीं मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं 5वीं अनुसूची के तहत अपने संरक्षक राज्यपाल से। ये एक बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है सरकार के लिए कि आखिर सरकार के प्रति ये अविश्वास माना जाए या सरकार से कुछ उम्मीद नहीं है, ऐसा लगता है आदिवासी समाज को, जो सीधे राज्यपाल से बात करने जाते हैं, या इसके पीछे कोई राजनीति है, इसके पुल बैक पुश बैक कोई राजनीति जमी हुई है क्या, ये हम निर्णय नहीं ले पाएंगे। लेकिन बात तो कुछ न कुछ है। अब सवाल आता है नेतृत्व का। आप देख लीजिए 29 सीटों में 28 सीटों पर काबिज है कांग्रेस, उसमें चेहरे देखिए तो दो जो है संगठन में, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, मनोज मंडावी विधानसभा के उपाध्यक्ष, 2 बड़े पद पे, और 2 मंत्री, अनिला भेड़िया और प्रेम प्रसाद सिंह टेकाम, ये 2। लेकिन चेहरा जो पूरे प्रदेश में जाना जाए, वो मोहन मरकाम को एक बार कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ही परिचय उनका होने शुरू हो गया है, लेकिन एक भी चेहरा ऐसा आदिवासी समाज का मुझे नहीं दिख रहा है। इसमें मैं पूरी लिस्ट देख रहा हूँ कि जिसका पूरी छवि जो है पूरे प्रदेश के अंदर में बनी हुई हो और वो किसी मुकाम तक पहुंचने की योग्यता में आ जाए, ऐसा एक भविष्य में कोई संकेत दिखे, ऐसा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपको मैं एक नया दृष्टिकोण दे रहा हूँ त्रिपाठी जी। ये बस्तर और सरगुजा पे केंद्रित जो पुरंदेश्वरी देवी का, पुरंदेश्वरी अकेली कुछ नहीं कर सकती, वो अगर यहाँ के नेताओं को इनवाइट करके जाएंगी तो कुछ कर नहीं पाएंगी, मैं तो नहीं मानता इस बात को। लेकिन जो इनके पास में राम विचार नेताम जो अभी खाली हुए हैं, राज्यसभा से जो खाली हो रहे हैं, उनके अंदर जो क्षमता है आदिवासी नेतृत्व की, उस पर आप ध्यान दीजिए कि कहीं आदिवासी नेतृत्व को बढ़ावा देने का प्रयास तो भारतीय जनता पार्टी इस बार नहीं करेगी, क्योंकि पुराने नेताओं पर वो कई बार पुरंदेश्वरी देवी अविश्वास प्रकट कर चुकी है और कुछ अवॉइड करने की स्थिति बना चुकी है और संकेत कुछ ऐसे उन्होंने दिए हैं। लेकिन राम विचार नेता में एक ऐसे नेतृत्व, कहीं आदिवासी जो किया जा रहा है, कहीं आदिवासी नेतृत्व का प्रश्न तो नहीं खड़ा किया जाएगा, ये एक नया संकेत मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। और निश्चित रूप से जिसके साथ आदिवासी होंगे प्रदेश के, वो अपनी सरकार बनाने में काफी कुछ कामयाब होने की स्थिति में आ सकता है। जी बिल्कुल सही कहा शर्मा जी। दल तो सभी आदिवासियों के हितैषी होने का दावा करते हैं। जैसा आपने कहा उप मुख्यमंत्री बन जाओ, मंत्री बन जाओ, लेकिन मुख्यमंत्री जो मुख्य पद है वो आप इतिहास देख लें, अभी तक का कोई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बना। 80 के दशक में जी एक बना, वो भी नकली साबित हो गया इसलिए मैं उनका नाम भी नहीं ले रहा हूं। 80 के दशक में आप खूब सक्रिय रहे होंगे। 80 के दशक में आप जानते हैं शिवभान सिंह सोलंकी के साथ ज्यादा विधायक थे, वो अलग बात है, विद्याचरण श्यामाचरण उनके साथ थे इसलिए, लेकिन अर्जुन सिंह बन गए। बलिराम कश्यप हो, चाहे ननकीराम सोढ़ी हो, चाहे अरविंद नेताम हो या अन्य बड़े बड़े आदिवासी नेता हो, दिलीप सिंह भूरिया हो, सब मुख्यमंत्री के दावेदार रहे हैं, लेकिन बन कभी नहीं पाए। आपके यहाँ भी दावे तो बहुत है, 29 सीटें हैं, दावा किया जा रहा है, लेकिन आगे आने वाला समय हो सकता है किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री पद की कमान दे दी जाए। पद बहुत दिए हैं, मंत्री बहुत बनाए हैं, अधिकार भी दिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाए आज तक। अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। ऐसी एक लिमिट में बांध के रखा जाता है, मुझे ऐसा लगता है। कार्तिक उरांव से शुरू कीजिए ना, नेहरू जी के दौर में कार्तिक उरांव एक पढ़े लिखे आदिवासी में थे। मेरी नजर में पहले आदिवासी पढ़े लिखे जो है विद्वान व्यक्ति थे, जिनको नेहरू जी ने समझा था। विदेश में जब वो पढ़ रहे थे वहां से उनको लेके आए थे वहां से, लेकिन उनको भी हमेशा लिमिट में बांधा गया। अरविंद नेताओं को भी लिमिट में रखा गया, माने किसी को एक लिमिट के ऊपर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी तक सीएम बनाने के प्रयास जो है वो लगभग शिवभानु सोलंकी बन गए थे और अर्जुन सिंह बन गए थे। बिल्कुल सही आपने दृष्टांत रखे हैं और सही बात है।
बिल्कुल, मैं बताया ना कि हो सकता है जो आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि बीजेपी की तरफ से चुनाव के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा हो जाए, एक टम्प कार्ड चला जा सकता है, क्योंकि 29 सीटें हैं और आदिवासी क्षेत्रों में जिस तरह से बीजेपी की पकड़ कमजोर हुई है। वर्मा जी, आप जब नागवंशी जी, सुनानी जी आपके पास आ रहा हूं, नागवंशी जी जब बहुत सारी बातें कह रहे थे कि आदिवासियों के हित में कोई भी, जो एक ने जख्म दिया, एक ने उसको कुरेदा, उन्होंने और बहुत सारी पेशा कानून से लेके बहुत सारी बातें कही हैं। बोले कागजों में तो बहुत अच्छी है लेकिन यथार्थ धरातल में नहीं उतर पा रही हैं। शर्मा जी ने भी इस बात को परिभाषित किया है कि देखिए, सरकार योजना बहुत अच्छी बना रही है लेकिन क्रियान्वयन जिसको करना है, कार्यपालिका, जो अधिकारी कर्मचारी जो उस आपकी सपनों को, आपकी सोच को धरातल पे उतारेंगे, कहीं न कहीं उनमें आपकी पकड़ कमजोर है। इस कारण आप आदिवासी क्षेत्र में जो करना चाह रहे हैं भूपेश सरकार, वो नहीं कर पा रहे हैं। वर्मा जी। त्रिपाठी जी, करना निश्चित रूप से हमारा कमिटमेंट है और वो सारी घोषणाएं जो है सरकार के कामकाज का ब्लूप्रिंट है। 5 साल का जनादेश है, एक एक वादे पर सरकार खरा उतरेगी, ये आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। जहां तक बात पेशा कानून की है, तो हमारे घोषणा पत्र में था और पंचायत मंत्री लगातार जो बस्तर सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट है, प्रत्येक जिला और ब्लॉक स्तर पर जाकर उनके द्वारा राय मांगी जा रही है और इस पर सरकार तेजी से काम कर रही है। जहां तक बात 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के नियमों का है, आपको भी पता है त्रिपाठी जी, विगत दिनों जो हसदेव अरण्य क्षेत्र के जो प्रभावित लोग हैं, लगभग 500 किलोमीटर पैदल चल के आए थे राजधानी। उनकी ये मांग थी कि जब 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में ग्राम सभा को विशेष अधिकार होता है तो सैकड़ों ग्राम पंचायत, एक दो नहीं, सैकड़ों ग्राम पंचायतों की आपत्ति के बावजूद केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि कोल खनन केंद्र सूची का विषय है त्रिपाठी जी, यह कहा गया मोदी सरकार के मंत्री के द्वारा कि जहां कोल की माइनिंग होती है वो वहां 5वीं अनुसूची के नियम लागू नहीं होते। तो यह भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। इनके राज में कुपोषण, एनीमिया, मलेरिया से होने वाली मौत और नक्सलवाद, यही बस्तर की पहचान होती थी। मैं फिर से कहता हूं, जो हमारी सरकार का घोषणा पत्र था, कमिटमेंट था, उसमें तमाम वादे, चाहे वो जमीन वापसी का हो लोहारी गुंडा में, चाहे तेंदू पत्ते का समर्थन मूल्य 2500 से बढ़ाकर 5000 करने का हो, 4000 करने का हो, चाहे बोनस देने की बात हो, और वर्तमान में त्रिपाठी जी जो 7 वनोपजों की खरीदी होती थी 2018 तक, 61 वनोपज खरीदने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। पिछले साल कुल खरीदी का पूरे देश के 73% खरीदे थे, इस साल के पहले 2 तिमाही में 83% खरीदे। तो लगातार जो है हमारे सरकार के द्वारा ट्राइबल क्षेत्र में फोकस करके आम आदमी जैसा किसानों के संदर्भ में काम किया जा रहा है, उसी प्रकार से आदिवासी भाइयों से जो वादे हमने किए थे, जैसा कि बाबूलाल शर्मा जी ने भी बताया, 15 साल रमन सिंह जी ने आदिवासी विकास परिषद की कमान खुद ही संभाली थी। भूपेश बघेल सरकार ने आते ही स्थानीय आदिवासियों को उसका नेतृत्व सौंपा। जिस प्रकार से नेतृत्व तो सौंप दिया विनोद नागवंशी नेतृत्व तो सौंप दिया, लेकिन उस नेतृत्व को अधिकार कितना दिया है, ये मूल रूप है। ये मूल रूप से सवाल यहाँ उठ रहा है। पूरा देखिए त्रिपाठी जी पूरा अधिकार है। अपने विकास की योजनाएं आज आदिवासी भाई स्वयं बना रहे हैं। जहां तक नागवंशी जी पदोन्नति में आरक्षण की बात कर रहे हैं, माननीय हाईकोर्ट के द्वारा यह आधार पूछा गया था। भूपेश बघेल सरकार ने तत्काल जस्टिस पटेल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, क्वांटिफाइबल डाटा जो संग्रहित करके वो भी एक डेटाबेस तैयार किया गया है, ताकि जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनके हितों को पुरजोर तरीके से रखा जाए। जहां तक बात सामाजिक न्याय का है त्रिपाठी जी, 53% आबादी छत्तीसगढ़ में ओबीसी की है। आज हमारे मुखिया उस वर्ग से आते हैं। 32% आबादी जो है अनुसूचित जनजाति की है। वो वहां से हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी है, 5 मंत्री हैं सरकार में और लगभग 28 विधायक हैं। तो छत्तीसगढ़ में सामाजिक न्याय का पूरा स्वरूप जो है पूरी तरह से परिलक्षित है त्रिपाठी जी। यहाँ जो 53% आप ओबीसी की बात करें या अनुसूचित जनजाति है, 32% आबादी, 13% अनुसूचित जाति के लोग हैं। तो 15 साल भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में लगातार स्थानीय लोगों की उपेक्षा होते रही। अब वो दौर खत्म हो चुका है त्रिपाठी जी। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं वादा खिलाफी का, तो ये इनका चरित्र था। छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, भोगा है। जिस प्रकार से ये
केवल और केवल उनको ठगने का काम करते रहे, लालच देते रहे और लगातार वादा खिलाफी करते रहे। यही कारण है कि बस्तर में 12 में 0, सरगुजा में 14 में 0, तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया गया है। और इसी प्रकार से यदि ये गलत बयानी करते रहेंगे तो आगे भी ये आपको भी पता है त्रिपाठी जी, ये विधानसभा चुनाव के पहले 56 लाख कार्यकर्ता होने का दावा करते थे, वोट इनको 46 लाख 47 लाख भी नहीं मिला। तो ये सर्वविदित है, भारतीय जनता पार्टी केवल अनर्गल बयानबाजी करती है। इनके राम विचार नेता नंदकीराम कंवर और नंद कुमार शाह जैसे कद्दावर नेताओं की 15 साल इनके सरकार में क्या स्थिति थी वह भी सर्वविदित है। तो ये केवल और केवल स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटकर शोषण करते रहे। आज भी इनके जो प्रभारी है उनको छत्तीसगढ़ के नेताओं पर भरोसा ही नहीं है। पुरंदेश्वरी जी का बयान हमने देखा, पहले भी बस्तर में जो संकल्प शिविर के नाम पर उन्होंने जो थूक का फार्मूला दिया, उससे तो नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ही बह गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से पहले सरगुजा में ये विधानसभा चुनाव के समय भी आपको याद होगा त्रिपाठी जी, पत्थलगढ़ी को वो धर्मांतरण से जोड़कर जिस प्रकार से आदिवासियों पर अत्याचार हुए, तो जस्टिस पटनायक आयोग की सिफारिश में रिपोर्ट में ये साफ हो गया है कि ये फर्जी मामलों में आदिवासियों को जेल में डालते रहे। 900 से अधिक मामलों में राहत मिली है, हजारों आदिवासी भाई जो है जेल से रिहा हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में सबको न्याय मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को इसी से पीड़ा है। जी सुनानी जी। जी त्रिपाठी, मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारा चीजें वर्मा जी ने कह दी हैं कि हमने क्या किया है। मैंने कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार ने क्या कथा पुराण पूरा पढ़ रहे हैं जी, और इनकी पोल तो खोल के रख दी। आप सारांश बता दीजिए उसका, जो कथा पुराण उसका सारांश बता दीजिए। ये इनकी पूरी योजना कागज पे है। ये जितनी भी बातें करते हैं, अगर आदिवासी समाज इनसे संतुष्ट होता तो सर्व आदिवासी समाज को संघर्ष करना नहीं पड़ता, आंदोलन करना नहीं पड़ता। निश्चित रूप से अंदर की कमियां रह गई होगी त्रिपाठी जी, और उसी कमियों का हम अध्ययन करने निकले। इन लोगों ने तो हमारी कमियां गिना के सरकार में आए। आज तो 3.5 साल 3.25 साल इनकी सरकार को होने जा रहे हैं, लेकिन इन 3.25 साल में क्या आदिवासी समाज इनसे संतुष्ट है? कहीं पे भी आप देखिए, बस्तर का दौरा करिए, सरगुजा का दौरा करिए, लगातार हम लोग पार्टी के लोग दौरा कर रहे हैं। जो आक्रोश है इनके खिलाफ पूरे आदिवासी समाज में, तो आप देखिएगा ये विस्फोट के रूप में 2023 के चुनाव में दिखने लगेगा। कहीं न कहीं आज भी आदिवासी समाज की निगाहें भारतीय जनता पार्टी पर है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस दिशा में काम कर रही है। भाजपा ने ऐसा क्या कर दिया कि इनकी निगाहें आपकी तरफ आ गई आदिवासी समाज की? देखिए जब उम्मीदें थी कांग्रेस पार्टी से, वे उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, किसी भी क्षेत्र में पूरी नहीं हुई। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आदिवासियों के संपर्क में लगातार उस क्षेत्रों में जाकर उनसे बात कर रहे हैं। जो कमियां हमारी तरफ से हुई होगी उसको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं और लगातार हम संपर्क कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि 2023 हमारा भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस को तो नकारेंगे। बेरोजगारी बस्तर में पूरी है, कर्मचारी अधिकारी उनसे संतुष्ट नहीं है, विद्यार्थी इनसे संतुष्ट नहीं है, युवाओं को रोजगार का अभाव है। ये सारे मुद्दे छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में है। उनसे अछूता बस्तर और सरगुजा नहीं है। आदिवासी समाज उससे अछूता नहीं है। आदिवासी समाज के जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। ये 3 साल में ही बेरोजगार हो गए क्या? अभी इसके पहले नहीं थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इनके लिए काम किया है। आदिवासी आगे बढ़े इस दिशा में काम किया। फिर भी मैंने कहा त्रिपाठी जी, अगर छोटी मोटी त्रुटियां रह गई होगी, कमियां रह गई होगी, जिसको बढ़ा चढ़ाकर कांग्रेस पार्टी ने प्रचारित किया था, लेकिन वो इनकी पोल खुलती जा रही है। और जिन लोगों ने आदिवासी समाज को बुलावे में रख के जो इनके वोट हथियाए थे, अब वो इनका जादू अब वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये विफल हुए पूरी तरह। जी देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका नेतृत्व तो वही जो शर्मा जी जिस ओर इशारा कर रहे हैं उस तरह का कोई निर्णय ले ले। नहीं, निश्चित रूप से हमारे पास आदिवासी समाज में बड़े नेता हैं और लगातार वो नेता संपर्क कर रहे हैं। आज रेणुका सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, सरगुजा से हैं, आदिवासी समाज का नेतृत्व करती है। रामविचार जी राज्यसभा में लगातार वे इस बात में सक्रिय है, आदिवासी समाज के हितों के लिए काम करते हैं। केदार कश्यप जी है, उनका पूरा परिवार बलिराम कश्यप जी से लेकर लगातार आदिवासियों के बीच में काम करते रहा।
हमारे पास लीडरशिप है। नंद कुमार साय जी हैं, विष्णुदेव साय जी, आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं विष्णुदेव साय जी। तो आदिवासी क्षेत्रों में लगातार हमारा घुसपैठ बढ़ी है, हम उनके बीच में है, उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए बिल्कुल लीडर तो बड़े हैं आपके पास सुंदरानी जी, लीडर तो आदिवासी लीडर सुंदरानी जी बड़े हैं आपके पास, और रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं इनका पूरा। लेकिन वो बड़े लीडर आप अगर देखें, बलराम कश्यप कब बने थे सांसद? ननकीराम कंवर सुंदरलाल पटवा की सरकार में 90 में कैबिनेट मिनिस्टर थे, वन मंत्री थे, तब महज विधायक हुआ करते थे रमन सिंह जी। जब मुख्यमंत्री की बारी आई तो न ननकीराम कंवर आए, न बलराम कश्यप आए, फिर कहां से आप किस तरह की बात कर रहे हैं? एक समय हमने बस्तर में 12 सीटों में 11 सीटें हमने जीती, सरगुजा में भी करीब करीब सीटें। सवाल वही है सुंदरानी साहब, सवाल वही है कि ननकीराम कंवर कितने वरिष्ठ हैं, बलराम कश्यप कितने वरिष्ठ थे? जब पहली बार विधायक रमन सिंह जी बने थे तब 90 में सांसद बने थे बलराम कश्यप जी। ननकीराम कंवर सुंदरलाल पटवा जी के कैबिनेट मिनिस्टर थे, वन विभाग भी था, उनके पास बहुत सारे विभाग थे, तब रमन सिंह जी पहली बार विधायक बने थे। तो फिर ननकीराम कंवर को क्यों नहीं बनाया आपने मुख्यमंत्री? ननकीराम जी को गृह मंत्री बनाया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गृह मंत्री रहे लगातार। अरे मैं बात कर रहा हूँ, रमन सिंह जी की सरकार में मंत्री रहे, जब भी वो चुनाव जीते तो मंत्री ही बने सीधा। और ननकीराम जी का आज पूरा सम्मान है, रामीचार्य जी का सम्मान है, रेणुका जी है, विष्णुदेव साय है, नंद कुमार साय है, नेता प्रतिपक्ष रहे नंद कुमार साय जी। चलिए वो सब मुझे मालूम है। नेता प्रतिपक्ष जब बनाया था पहली बार 2000 में तो क्या बीजेपी कार्यालय में क्या हुआ था ये भी मुझे मालूम है। तो खैर वो छोड़िए, लेकिन ननकीराम कंवर का सम्मान है, लेकिन वो रमन सिंह जी से कितने वरिष्ठ थे, उनको मुख्यमंत्री का नाम नहीं आया। ठीक है, चले छोड़िए। नागवंशी जी थोड़ा समय कम है, आप अपनी और समस्याएं, वर्मा जी ने बता दी कि मैंने बीजेपी सरकार के अपेक्षा कांग्रेस सरकार ने क्या बेहतर काम किया है। ठीक है, आपने कहा पेशा कानून लागू करने की बात कही, लेकिन नियम ही नहीं बने हैं तो पेशा कानून लागू करने का कोई मतलब ही नहीं है। रमन सरकार भी शायद बीच बीच में कभी कभी इस तरह की बात करती रही है, लेकिन संक्षेप में थोड़ा सा कि कांग्रेस बेहतर है। वर्तमान सरकार जो मुझे लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र पे काम कर रही है भूपेश सरकार, और ग्रामीण क्षेत्र पे काम कर रही है तो उससे कहीं न कहीं आदिवासी को कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। तो इन स्थितियों में आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस बीजेपी कौन थोड़ा बहुत ही सही बेहतर? त्रिपाठी जी, जो मैंने शुरू में कहा 2003 के चुनाव में बीजेपी का कहीं वर्षन था कि हम असली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 15 साल गुजर गया, वो आदिवासी मुख्यमंत्री समाज देखते रह गया। शायद इसी भावनाओं के चलते पहले 23, 11 फिर 0 हो गया जी। कांग्रेस में मैंने जो पहले कहा, नहीं, कांग्रेस ने भी नहीं कभी बनाया। नागवंशी जी 5 मंत्री, माफ करिएगा, कांग्रेस ने भी कभी नहीं बनाया। नहीं, मैं अभी की बात कर, वर्तमान नहीं, वर्तमान में भूत पे भी जाइए। नागवंशी जी भूत पे भी जाइए। नागवंशी सवाल सुनिए, नहीं तो 93 में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने थे तब सुन तो लीजिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। 173 विधायक लगभग थे, जिसमें 70 से ज्यादा आदिवासी विधायक थे। और दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे तो मुख्यमंत्री निवास के सामने अजीत जोगी के नेतृत्व में सारे आदिवासी विधायकों ने धरना भी दिया था, शर्मा जी को मालूम होगा। तो कांग्रेस ने भी नहीं दिया। 100% शिवभान सिंह सोलंकी के साथ विधायक थे, फिर भी नहीं बनाया। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के साथ है, तो कांग्रेस ने भी नहीं दिया। मैं त्रिपाठी उसी बोल रहा हूँ कि अभी एक अच्छा अवसर था 30 विधायक अगर है पार्टी में तो नेतृत्व देने का। यहाँ वरिष्ठ नेता भी टेकाम जी वरिष्ठ नेता है, अरुण नेताम जी वरिष्ठ नेता है, लेकिन नेतृत्व नहीं देने के चलते कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को भावनाओं का आहत होता है। सबसे बड़ी बात, शेड्यूल एरिया यहाँ 60% है, उसका प्रशासन नियंत्रण से ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी से, जिसके अध्यक्ष ट्राइबल हो, इसकी मांग हम पिछले 15 साल के बाद अभी भी करते आ रहे हैं। इत्तेफाक से उसका मुख्यमंत्री बनता है, जिसके चलते प्रशासन नियंत्रण शेड्यूल एरिया का हमारे भावनाओं के विपरीत चला जाता है तो दोनों ही सरकारों में आज भी बहुसंख्यक और पूर्णता विधायक देने के बाद भी आदिवासी समाज अपने आप को ठगा महसूस करता है, क्योंकि जब जिसका मुख्यमंत्री होगा मूल भावनाएं वही चलेगी, सरकार और शासन के आदमी उस अनुरूप चलेंगे। हमारे भावना और संस्कृति परंपरा के विपरीत अगर सरकार
कुछ योजनाओं में लाभ देने की प्रयास करती है तो आंकड़े में अच्छा होते हैं, लेकिन हर वो विकास की योजना में कहीं न कहीं आदिवासी विस्थापित होता है, ठगा जाता है, या आंकड़ों के खेल में उन तक पैसा पहुंच नहीं पाता। जो कांग्रेस ने पहले कहा था, मनमोहन सिंह ने, हम भेजते हैं 100 रुपया, पहुंचता है 25 पैसा, जिसका राजीव गांधी जी ने भी कहीं स्वीकृति किया था। आज भी बनिस्पत हालत वही है। आंकड़ों में अच्छे हैं, सरकार की योजना बनाने के प्रयास भी अच्छे हैं। राजीव जी ने कहा था सारे बेल्ट के लिए, आदिवासी की मूल भावना, सारे विकास कार्यों के लिए कहा था, अकेले आदिवासी क्षेत्र के लिए नहीं कहा था। तो वो, लेकिन अगर क्षेत्र दुर्गम हो, आदिवासी अंचल हो, तो वो संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है दुर्भावना से। जी जी, 15% भी नहीं पहुंचता मतलब। जी 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 जी, इसलिए तो नहीं तो 70 साल से राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में आदिवासियों की विकास की बात होती है। हमेशा आप कपड़ा यूनिफॉर्म लेते हुए बड़ा होर्डिंग दिख जाएगा, बोनस लेते हुए आदिवासी ऐसे हाथ झोंकते दिख जाएगा, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व आते हैं तो उस होर्डिंग में किसी आदिवासी नेता का नाम नहीं होता है। आज भी इस प्रदेश में जहां पर 32% है, 60% शेड्यूल यहां मुख्यमंत्री नहीं बन सका, तो देश में और कहां हमको सम्मान मिलेगा और कहां हमारे अधिकार की रक्षा होगी, ये हम चिंतित हैं। क्योंकि बहुत सारे अधिकार प्रदेश के अलावा संवैधानिक रूप में प्रधानित है, अगर वो भी हमको मिलना शुरू हो जाए तो आदिवासी समाज नीचे से उठना शुरू कर देगा और फिर विधानसभा या लोकसभा में घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम आदिवासी का विकास कर रहे हैं। त्रिपाठी साहब, आप जानते होंगे कि इस प्रदेश में 22% लोहा देश को देते हैं, 100% टीन इस प्रदेश से देश में जाता है, 17% कोयला जाता है, वनोपज का 23% इस देश को देते हैं इस प्रदेश से, और इत्तेफाक से सारे संसाधन शेड्यूल एरिया में, आदिवासी एरिया में है, जिसका रेवेन्यू भी अगर निकाल दे तो हर आदिवासी आदमी वैसी लखपति हो जाएगा। तो विकास की जो बातें कर रहे हैं अपने आंकड़ों में, बिल्कुल नागवंशी जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। जितना पैसा आदिवासियों के उत्थान की, नागवंशी जी, जितना पैसा आदिवासियों के उत्थान के लिए बनाई गई योजनाओं पे खर्च किया है, अगर सारे आदिवासियों को गिनती से काउंट कर लिया जाए, गिनती कर ली जाए और उस पैसे को डिवाइड करके दे दिया जाए तो सारे आदिवासी, मुझे लगता है, लखपति तो हो ही जाएंगे, 1 लाख 1.5 लाख के मालिक तो हो ही जाएंगे। बिल्कुल आपने सही काउंट किया है। शर्मा जी, जो मैं अंतिम सवाल आपसे ये है कि आने वाले समय में कहीं छत्तीसगढ़, देखिए सवर्ण तो साइड है, अब आने वाले समय में सवर्ण, आने वाले समय में कहीं ये बात तो दोनों दलों में नहीं उठ जाएगी, हालांकि कांग्रेस से नहीं उठनी है, क्योंकि भूपेश जी जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वो अपनी जगह स्थापित हो जाएंगे, लेकिन ये बात तो नहीं उठेगी कि पिछड़ा वर्ग या आदिवासी। देखिए, भूपेश बघेल सरकार जिस दिशा में काम कर रही है उसमें कांग्रेस में तो ऐसी समस्याएं नहीं दिखती मुझे, क्योंकि देखिए, गोधन न्याय योजना हो, राजीव न्याय योजना हो, गौठान विकास हो, नरवा गरवा घुड़ावारी हो और लोहाड़ी गुंडा का मामला हो, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो इम्प्लीमेंटेशन में 19-20 की मैं नहीं कह सकता, लेकिन योजना गलत है ऐसा शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं कह पाएंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि हमारी सरकार आएगी तो मैं दावे से कहता हूँ इन योजनाओं को उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा और अच्छे से और आगे बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक चीज। दूसरी चीज ये जो आपने कहा कि आदिवासी नेतृत्व की बात जो है वो कांग्रेस में जरा कम दिख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास मुझे तो अपनी समझ में जो है वो ये एक प्रकार की मजबूरी नजर आ रही है और निश्चित रूप से एक संघर्षशील नेतृत्व की इनको जरूरत है। और रामविचार नेताम जो है वो संघर्षशील और जुझारू नेता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और मैं ये संकेत समझ रहा हूँ उनके अचानक सक्रिय होने पर, यहाँ आरोप प्रत्यारोप लगाने पर, सरकार पर हमला करने के तरीकों पर मुझे एक संकेत ऐसा मिला है मेरे अपने अनुभव के आधार पर कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं ऐसी योजना तो, रणनीति तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी की कि रामविचार नेताम के नेतृत्व की स्थिति बनाई जा सके और आदिवासियों को केंद्र में लेकर के आदिवासी नेतृत्व की बात करके हम फिर से गद्दी पर बैठ सके। वो अलग बात है कि ऐसा करने के बाद वो सीट पर नेताओं को बैठाएं या न बैठाएं, वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन इनके चेहरे को सामने ला करके जो है, अगर रमन सिंह का चेहरा इनको पसंद नहीं है तो नेताओं का चेहरा ला करके आदिवासी नेतृत्व को उठा करके रमन सिंह को जोड़ करके और कहीं ये रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको मैं एक और बात बता दूं त्रिपाठी जी, पिछले 1.5 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जो लोग हैं, संघी जो हैं, वो गांव में बस्तर क्षेत्र में घूम रहे हैं, रुक रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं
और अच्छाई बुराई को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक सक्रियता वो सरगुजा में भी जारी है। तो इसलिए जो है मैं ये मान के चलता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कंधे पर बैठकर और आदिवासी नेतृत्व की बात करके कहीं फिर से सत्ता में आने की रणनीति तो नहीं बना रही, ये मुझे संकेत लगते हैं। जी बिल्कुल। एक चीज और कही थी चलते चलते कि आपने कहा था ना कि एक आदिवासी बनाया था वो नकली निकला। वो आदिवासी होने के नाते नहीं बना था, वो आप भी जानते हैं। तत्कालीन हाईकमान कांग्रेस की थी, उनकी विशेष कृपा थी, और वो क्यों थी ये भी आप जानते हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका सारी टिप्पणी के लिए, नागवंशी जी आपका, सुरेंद्र वर्मा जी आपके, और सुंदरानी जी आपके सारी आपने अपना अमूल्य समय दिया स्वराज एक्सप्रेस के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ की 29 आदिवासी सीटों पर पकड़ बनाने के लिए बीजेपी जहां रमन सरकार के पिछले 15 साल के विकास कार्यों और मौजूदा भूपेश सरकार की नाकामियों को लेकर जनता तक पहुंच रही है, तो वहीं कांग्रेस भूपेश सरकार के आदिवासियों के हित में लिए गए निर्णयों, जिसमें तेंदूपत्ता का दाम प्रति मानक बोरा 4,000 रुपए करना, लोहड़ीगुड़ा के आदिवासियों की जमीन वापस करना, 53 प्रकार के लघु वनोपज की खरीद समेत विभिन्न विकास कार्यों के नाम पर आदिवासियों का विश्वास हासिल करने का दावा कर रही है। खैर, ये तो समय ही बताएगा। जनता रमन सरकार के पिछले 15 साल के कार्यकालों के आधार पर बीजेपी को जिताएगी या भूपेश सरकार के कार्यों पर मुहर लगाकर कांग्रेस को सत्ता में बनाए रखेगी, देखना अहम होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता ही। नमस्कार।